नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र के बारे में। और ये पाठ लिखा गया है श्री प्रहलाद अग्रवाल जी के द्वारा। और ये पाठ प्रस्तावित है सीबीएसई की कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम कोर्स बी के लिए। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पर एक विस्तृत अध्ययन। सबसे पहले हम लोग इस पाठ के उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक भारतीय सिनेमा से अवगत हो सकेंगे, राज कपूर के व्यक्तित्व और कृतित्व को जान सकेंगे। व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी और कृतित्व अर्थात उनके क्रिएशंस के बारे में जान सकेंगे। फिल्म तीसरी कसम के भाव को जानेंगे, थीम को जानेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना से अवगत हो सकेंगे। कवि और गीतकार शैलेंद्र के बारे में जान सकेंगे, क्योंकि कवि और गीतकार शैलेंद्र ने ही फणीश्वर नाथ रेणु की रचना तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को पर्दे पर उतारा है। अन्य कलाकारों से भी परिचित हो सकेंगे, जैसे शंकर जयकिशन जो बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं, मुकेश जो बहुत बड़े गायक रहे हैं, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेखक परिचय पर आते हैं। प्रहलाद अग्रवाल जी का जन्म 20 मई 1947 जबलपुर शहर मध्य प्रदेश में हुआ और राज कपूर निर्मित फिल्म आवारा से बेहद प्रभावित होकर श्री प्रहलाद अग्रवाल स्वयं को आवारा मिजाज कहते हैं। इनके इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, इन्हें क्या क्या पुरस्कार मिले, इनके बारे में आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ें। अभी हम लोग आगे के स्लाइड्स में आते हैं। अब हम लोग आ गए हैं पाठ की छवियों पर। देखिए, फिल्म संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की थी। अर्थात ये जो फिल्म देख रहे हैं संगम, ये उस समय की ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बहुत ही हिट हुई। और इस फिल्म की सफलता ने राज कपूर को 4 फिल्में एक साथ बना देने के लिए प्रेरित कर दिया। और वो 4 फिल्में थी मेरा नाम जोकर पहली फिल्म। मेरा नाम जोकर जो है वो भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्म है, 4 घंटे के आसपास। और इस फिल्म का एक भाग बनने में ही लगभग 6 साल का समय लग गया, 6 इयर्स का समय लग गया। इसके अलावा इन्होंने और 3 फिल्में अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम की घोषणा की थी कि ये 4 फिल्में बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं तो 1966 में 1966 में इनकी एक फिल्म आती है और उस फिल्म का नाम है तीसरी कसम। और ये फिल्म इनके जीवन की सबसे हसीन फिल्म है, ऐसा ये स्वयं स्वीकारते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तीसरी कसम फिल्म नहीं बल्कि सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। सेल्यूलाइड कहने का मतलब हुआ फिल्म की जो रील होती है उसे सेल्यूलाइड कहते हैं। और ये फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी अर्थात फिल्म के रील पर लिखी एक कविता है, क्योंकि इस फिल्म ने साहित्य के साथ 100% न्याय किया था। अब हम लोग देखते हैं कि इस फिल्म को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। तो सबसे पहले इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई, अर्थात उसे यहाँ पर साइटेशन अवार्ड मिला था। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फिल्म है वो किसकी रचना पर आधारित है। तो ये जो फिल्म है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना पर आधारित है और उस रचना का नाम है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और इनकी रचना को पर्दे पर उतारने का काम कर रहे थे कवि और प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र ने। फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को पर्दे पर उतारा, अर्थात ये प्रोड्यूसर भी बन गए और डायरेक्टर भी बन गए और इन्होंने ही ये फिल्म को बनाया। शैलेंद्र के बारे में हम लोगों को कुछ कुछ जान लेना आवश्यक है, ताकि हमें पता चल सके कि शैलेंद्र सचमुच में साहित्य प्रेमी थे और ये दर्शकों पर किसी भी प्रकार का उथलापन या बेकार की मानसिकता थोपना नहीं चाहते थे। ये सच्चे साहित्य
की बहुत ही श्रद्धा करते थे और एक भले मानुस थे। एक बार की बात है, एक फिल्म है श्री 420 और उसका एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति है, रातें दसों दिशाओं में कहेंगी अपनी कहानियां, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की थी, लेकिन शैलेंद्र ने गीत के बोल नहीं बदले। संगीतकार जय किशन का मानना था कि जो जनता है वो 4 दिशाएं तो समझ सकेंगी, 10 दिशाएं नहीं समझ सकेंगी। इस पर शैलेंद्र जी ने उनसे कहा था कि 4 दिशाओं से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन हम लोग गीत के माध्यम से आम जनता को इस बात का एहसास दिलाएंगे या ये बात बता सकते हैं कि वास्तव में दिशाएं तो 10 ही होती हैं। इसके बाद देखिए, इनके जो गीत है ना वो भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं, भाव प्रवण, अर्थात इसमें भावों का तारतम्य था। दुरूहता या उथलापन या डबल मीनिंग नहीं हुआ करते थे। जैसे इनका एक गीत है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। देखिए, इस गीत से इनके भोलेपन, इनके सादगी का और इनके व्यवहार कुशल होने का पता चलता है। अब हम लोग देखते हैं, जब शैलेंद्र तीसरी कसम की कहानी लेकर राज कपूर जी के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें उसकी कहानी सुनाई, तो ये कहानी राज कपूर जी को बेहद पसंद आई। उन्होंने इस फिल्म में एज एन एक्टर लीड रोल काम करने का निर्णय ले लिया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, उस समय एशिया के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने इस फिल्म को करने के लिए सिर्फ 1 रुपये पारिश्रमिक लिया। ओनली 1 रुपीज़ इन्होंने चार्ज किया। और साथ ही साथ शैलेंद्र जो उनके दोस्त भी थे, उनको फिल्म बनाने और फिल्म के फ्लॉप होने के खतरों से आगाह भी किया। लेकिन ये तो सच्चे हृदय कवि थे और इन्होंने फिल्म के खर्चे को नज़रअंदाज करते हुए या असफलताओं को नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने ये फिल्म बनाई। उस समय एशिया के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने इस फिल्म में जैसी भूमिका अदा की है या जैसा अभिनय किया है, वैसा उन्होंने और किसी फिल्म में नहीं किया। कहा जाता है कि इनकी एक बहुत ही टॉप क्लास की फिल्म है जागते रहो। आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर देखेंगे जागते रहो। जागते रहो में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है, लेकिन उससे कहीं गुना अच्छा अभिनय उन्होंने इस फिल्म में किया, तीसरी कसम में, और इसीलिए इन्हें शोमैन कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, शोमैन का अर्थ क्या होता है। शोमैन का अर्थ होता है एक ऐसा प्रतिनिधि जिसका व्यक्तित्व आकर्षक हो, जिसमें गुण हो, जिसमें दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता हो, और सबसे बड़ी बात, जो किसी काम के लिए बहुत प्रसिद्ध हो। और उस समय ये सारी क्वालिटीज़ राज कपूर में थी, इसीलिए उस समय के ये सबसे बड़े, एशिया के सबसे बड़े शोमैन माने जाते थे। अच्छा, इस फिल्म में किसने किसने भूमिका अदा की है, तो देखिए, इस फिल्म में राज कपूर लीड एक्टर में हैं और हीरामन की भूमिका अदा करते हैं। वहीं वहीदा रहमान हीराबाई की भूमिका अदा करती है। संगीत शंकर जयकिशन का, गायक मुकेश और गीतकार शैलेंद्र। सोचिए, इतने उम्दा उम्दा नामजद सितारे थे इस फिल्म में। ठीक है, शंकर जयकिशन का संगीत जो फिल्म के रिलीज होने से पहले ही बहुत पॉपुलर हो गया था, बावजूद इसके इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर बड़े मुश्किल से मिले। ये फिल्म कब आई और कब चली गई लोगों को पता नहीं चला, लेकिन इस फिल्म को समझने वाले, हृदय से समझने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। फिर भी ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। अच्छा, अब हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि इस फिल्म का नाम तीसरी कसम क्यों रखा गया। तो देखिए, इस फिल्म में राज कपूर जी जो हीरामन टप्पड़ गाड़ी वाले अर्थात बैलगाड़ी चलाने वाले का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में 3 कसम खाई। पहली कसम, कभी नहीं करूंगा। क्या किया है तूने? अरे तू बोलता क्यों नहीं? तेरी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी गाड़ी नहीं है भाऊजी। गाड़ी नहीं है? क्या हुई तेरी गाड़ी? कान पकड़। अरे कुछ बोलेगा भी या कान ही पकड़े रहेगा? कसम खाता हूँ भाऊजी,
फिर कभी चोर बाजारी का माल नहीं ला दूंगा। तो पहली कसम है कि ये चोर बाजारी का माल अब अपनी बैलगाड़ी में नहीं ला देंगे। दूसरी कसम, कसम खाता है, अब कभी बांस नहीं ला देगा। अरे बांस नहीं ला देगा। बस माफ कर, अब कभी गलती नहीं होगा सर, माफी माफ कर दो, कभी गलती नहीं कर। अरे मैं नहीं देखती कहाँ चले जाओ। अच्छा हुआ तू आ गया। कल सुबह ही नंदगांव से बांस लाने, जल्दी निकल जाना। मैं बांस नहीं लाऊंगा, मेरा हिसाब कर दीजिए। दूसरी कसम ये खाते हैं कि अपनी बैलगाड़ी में कभी बांस नहीं ला देंगे। उलट उलट के क्या देखते हो? खाओ कसम, फिर कभी कंपनी की बाइक को गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। और तीसरी कसम ये खाते हैं कि आज के बाद कभी भी कंपनी के बाइक को, अर्थात कंपनी नाटक कंपनी, हाँ नाटक कंपनी में काम करने वाली बाइक को अपने बैलगाड़ी में नहीं बैठाएंगे। इसके अलावा इस फिल्म में तरह तरह के सीन हैं जो आपको बड़े ही हृदय स्पर्शी लगेंगे। जैसे इस पाठ में एक जगह राज कपूर जी वहीदा रहमान से पूछते हैं, मन समझती है ना आप? देखिए, कजरी नदी के किनारे, ये कजरी नदी है, उसके किनारे जवान हो गई थी महुआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बेचारी का मन। मन समझती है ना आप? देख रहे हैं कितनी मासूमियत से ये कह रहे हैं। उसके अलावा और एक सीन देखिए जो बड़ा ही मज़ेदार है। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। इसके अलावा देखिए इन बच्चों की मासूमियत। एक बच्चों का हुजूम जो है वो एक बैलगाड़ी के पीछे जा रहा है और गीत गा रहा है, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली से दुल्हनिया, 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 लाली लाली डोलिया में लाली से दुल्हनिया। इसके बाद देखिए इस फिल्म का एक बहुत ही हिट गाना, सजनवा बैरी हो गए हमार। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाटे, भागना बाटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। तो यहाँ देखिए ये कह रहे हैं कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, अर्थात चिट्ठी तो हर कोई पढ़ सकता है लेकिन भाग्य को कोई नहीं पढ़ पाता। और फेनू गिलासी बोली पर रिझता हुआ हीरामन कैसे हीराबाई को कह रहा है, ये देखिए। ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी, बच्चों जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। फेनू गिलासी? जी, फेनू फेनू गिलासी। ओह, ग्रामोफोन। हाँ, वही भोंपू। पुराने ज़माने में ग्रामोफोन आता था, बड़ा बड़ा रिकॉर्ड जिसमें लगा कर सुनते थे, उसे फेनू गिलासी की संज्ञा देते हुए इस हीरोइन की, इस अभिनेत्री की आवाज़ की तारीफ करता है। और हीरोइन के सूरत की तारीफ कुछ इस प्रकार कर रहा है, मटुआ नटुआ जैसी भोली सूरत। क्या देख रहे हो? जी, आपका मुंह बिल्कुल बिल्कुल क्या? बोलो ना। आपका मुंह बिल्कुल छोकरा नाच के मनुआ नटुआ जैसे दिखता है। हाय राम,
मैं क्या छोकरा कैसे दिखती हूँ? जी नहीं, वो छोकरे ही लड़की नुमा हुआ करते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पाठ से जुड़े जितने भी संभावित चित्र हो सकते थे, वीडियो क्लिप्स हो सकते थे, उसका तो अध्ययन कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ की पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। तो देखिए, प्रतिवर्ष प्रति शुक्रवार को एक ना एक नई हिंदी फिल्म सिनेमा घरों में आ जाती है। उनमें से कुछ को लोग सिनेमा घर से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं और कुछ को लोग अरसे तक याद रख लेते हैं। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी फिल्म को पूरी ईमानदारी से बनाता है तो वह फिल्म मनोरंजन के साथ महत्वपूर्ण संदेश देने में भी सफल रहती है। कवि और प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को पर्दे पर उतारा तो यह फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। आज भी इस फिल्म को कुछ खास अमर फिल्मों में याद किया जाता है। इस फिल्म ने न केवल गीत, संगीत और कहानी के बलबूते पर प्रसिद्धि कमाई, बल्कि इस फिल्म में राज कपूर की बेहतरीन एक्टिंग ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान ने भी वैसी ही एक्टिंग की। व्यावसायिकता की दृष्टि से यह फिल्म सफल नहीं रही, अर्थात कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यह फिल्म सक्सेस नहीं रही, पर संवेदना की दृष्टि से, इमोशंस की दृष्टि से यह फिल्म कालजयी है, अर्थात काल पर, समय पर विजय पाने वाली फिल्म है ये। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ के सार पर। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और इस पाठ के सार को ध्यान से सुनिए। इस पाठ के सार को ध्यान से सुनने के पश्चात जो बाकी रह गया है इस पाठ को समझने में, वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। गीतकार के रूप में प्रसिद्ध कवि और गीतकार शैलेंद्र ने फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिनेमा के पर्दे पर उतारा, तब वह मील का पत्थर साबित हुई। आज भी इसकी गणना हिंदी की कुछ अमर फिल्मों में की जाती है। इस फिल्म ने न केवल अपने गीत संगीत की बदौलत शोहरत पाई, बल्कि शोमैन राज कपूर ने अपने फिल्मी जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको चमत्कृत कर दिया। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर को आत्मविश्वास से भर दिया था। 6 वर्ष के अंतराल में राज कपूर द्वारा कई फिल्में प्रदर्शित हुईं। इनमें से 1966 में शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम भी शामिल है। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। यह फिल्म शैलेंद्र की पहली और अंतिम फिल्म है, अर्थात शैलेंद्र ने अपने पूरे जीवन काल में 20 वर्षों के फिल्म इंडस्ट्री के लाइफ में केवल एक ही फिल्म बनाई। ऐसी फिल्म को एक सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। इस फिल्म के लिए राज कपूर ने केवल 1 रुपया ही पारिश्रमिक लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म निर्माण और उसकी असफलताओं के खतरों से आगाह भी किया था, लेकिन शैलेंद्र जो थे वो फिल्म बनाने के लिए कमिटेड थे। तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे। शंकर जयकिशन का संगीत था, फिर भी इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। इसे बड़ी मुश्किल से वितरक मिल सके थे, डिस्ट्रीब्यूटर मिल सके थे। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को गाड़ी वाला हीरामन बना दिया था। छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। हमारी फिल्मों में सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि इसमें लोक तत्वों का अभाव होता है और इसमें त्रासद स्थितियों को ग्लोरीफाई करके पेश किया जाता है। त्रासद अर्थात ट्रेजेडी, जबकि तीसरी कसम फिल्म में ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस फिल्म की खास बात यह थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में प्रस्तुत करती है। इस फिल्म में मुकेश की आवाज़ में गाया गया शैलेंद्र का यह गीत अमर बन गया। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई। अभिनय की दृष्टि से यह फिल्म राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर कहीं भी हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। पटकथा कहने का मतलब है स्क्रीन प्ले। इसकी
लेखनी स्वयं फणीश्वर नाथ रेणु ने की थी और इस फिल्म में कहा जाता है कि राज कपूर आंखों से ही बहुत कुछ कह देते हैं। तो ये था इस पार्ट का सार। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ से प्रश्नावली पर। तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? पहला, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, बंगाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, उसके बाद मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में साइटेशन पुरस्कार मिला। शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई? तो शैलेंद्र ने अपने पूरे जीवन काल में एक ही फिल्म बनाई, वो थी तीसरी कसम। राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम बताइए। तो देखिए, राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्मों के नाम है मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम, अजंता इत्यादि। तीसरी कसम फिल्म के नायक व नायिकाओं के नाम बताइए और फिल्म में इन्होंने किन पात्रों का अभिनय किया है। तो तीसरी कसम फिल्म में नायक जो है वो राज कपूर और इन्होंने हीरामन की भूमिका अदा की है। नायिका जो है वो है वहीदा रहमान, जिन्होंने हीराबाई की भूमिका अदा की है। फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किसने किया था? फिल्म तीसरी कसम का निर्माण प्रसिद्ध कवि और गीतकार शैलेंद्र ने किया था। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय किस बात की कल्पना नहीं की थी? राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय इस बात की कल्पना नहीं की थी कि इस फिल्म के एक भाग के निर्माण में ही 6 वर्षों का समय लग जाएगा। राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया? राज कपूर ने जब शैलेंद्र से ये कहा कि मैं इस फिल्म में अभिनय करने के लिए अपनी पूरी फीस एज एन एडवांस लूंगा, तो इस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया और फिर तुरंत ही राज कपूर ने उन्हें इस मुरझाएपन से निकालने के लिए कह दिया कि मेरा पूरा पारिश्रमिक होगा 1 रुपया। फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे? फिल्म समीक्षक राज कपूर को आंखों से बात करने वाला एक कुशल, एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मानते थे। तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? तीसरी कसम विशेष रूप से भावों से भरी, इमोशन से भरी फिल्म थी। इसने साहित्य कृति के साथ 100% न्याय किया। इसमें कहीं भी उथलापन नहीं है, इसमें कहीं भी दुरूहता नहीं है, इसीलिए तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी कविता कहा गया है। तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? देखिए, तीसरी कसम फिल्म को खरीदार इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि उस समय भी लोग वैसी ही फिल्मों को पसंद किया करते थे जिसमें 2-4 को करने का गुण हो, जिसमें थोड़े ऊल जुलूल बातें हो, जिसमें चीज़ों को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया हो। जबकि तीसरी कसम फिल्म जो है वो पूर्ण रूप से भावों पर, इमोशंस पर ही है। इसीलिए 2-4 करने वाले लोग इस फिल्म के भाव को नहीं समझ सकते और इसीलिए इसके खरीदार अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे। शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य यह है कि वह दर्शकों की रुचि के अनुसार ढलकर स्वयं दर्शकों तक सही बात पहुंचाए, दर्शकों को कुछ सोचने पर, कुछ विचार करने पर मजबूर कर दे, दर्शकों को कुछ ज्ञान की बातें भी दे। फिल्म में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई करके इसलिए दिखाया जाता है ताकि दर्शक उन्हें देखे और उसे देखने के लालच में बार बार आए, क्योंकि पुराने ज़माने में फिल्म एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा साधन हुआ करता था। वो बार बार देखने जाएंगे जिससे जो फिल्म चला रहे हैं उन्हें ज़्यादा आमदनी होगी। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। राज कपूर फिल्म के क्षेत्र में तीसरी कसम जैसी भावपूर्ण साहित्यिक कृति पर आधारित फिल्म बनाना चाहते थे। शैलेंद्र ने यह फिल्म बनाकर मानो राज कपूर की ही भावनाओं को वाणी दी है, क्योंकि राज कपूर भी बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो ऐसी फिल्मों को प्रमोट करना चाहते थे या ऐसी थीम पर, ऐसे विषयों पर फिल्म बनाना चाहते थे जिससे सचमुच लोग उन्हें सदा सदा के लिए याद रखें, और ये बात 100% सही साबित हुई। लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। शोमैन से आप क्या समझते हैं? देखिए, शोमैन का सामान्य अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व आकर्षक हो, जो प्रसिद्ध हो, जो अपने कार्य को बहुत ही बारीकी और बहुत ही उत्कृष्टता के साथ करता हो
और लोग उसकी प्रशंसा करते हो। उस समय राज कपूर एशिया के सबसे बड़े शोमैन थे। फिल्म श्री 420 के गीत रातों दसों दिशाओं में कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति क्यों की? संगीतकार जय किशन ने आपत्ति इसलिए की क्योंकि उनका मानना था कि ये जो जनता है वो दसों दिशाओं के बारे में नहीं जानती होगी, चारों दिशाओं के बारे में जानती होगी। जबकि शैलेंद्र ने उन्हें इस बात पर राजी कर लिया कि इस गीत के माध्यम से ही जनता ये जानेगी कि वास्तव में दिशाएं तो 10 ही होती हैं। राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? देखिए, शैलेंद्र फिल्म इंडस्ट्रीज में पिछले 20 सालों से काम कर रहे थे। उन्हें हर एक स्थिति के बारे में पता था। बावजूद इसके जब राज कपूर ने फिल्म की असफलताओं के बारे में बताया तो भी उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो सचमुच एक ऐसी साहित्यिक कृति को अमर बना देना चाहते थे जो युगों युगों तक याद रहे। इसीलिए वहां पर उन्होंने भावों को इम्पोर्टेंस दी, ना कि पैसे को। तीसरी कसम में राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, तीसरी कसम फिल्म का नायक है हीरामन, जो एक खालिस, एक मामूली देहाती भुच गाड़ीवान है और वह आंखों की बोली बोलता है। उसके मन में थोड़ा भी मैल नहीं है, थोड़ा भी पाप नहीं है, और जब भी वो कोई काम करता है उससे कुछ गलती हो जाती है तो वो कसम ले लेता है कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा। जैसे वो पहली बार कसम लेता है कि वो चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, दूसरी बार कसम लेता है कि वो बैलगाड़ी पर कभी भी बांस नहीं ला देगा, और तीसरी बार कसम खाता है कि अब वो कभी भी कंपनी के बाइक को नहीं अपनी गाड़ी में बैठाएगा। लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है? देखिए, अधिकांश फिल्में किसी साहित्यिक रचना को लटकों झटकों के साथ, बढ़ावों के साथ और उसे अतिरंजित करके दिखाया जाता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसे वैसे ही प्रस्तुत किया गया है जैसे फणीश्वर नाथ रेणु ने कभी विजुअलाइज करके इसे लिखा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये साहित्य रचना के साथ 100% न्याय करती है। शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषताएं हैं, अपने शब्दों में लिखिए। शैलेंद्र के गीत बड़े ही भावपूर्ण हुआ करते थे। उसमें एक ऐसी बात रहा करती थी जो आम आदमी समझ सके और उसकी बातों में जीवन की सच्चाई समझ में आती थी। इसीलिए कहा जाता है कि शैलेंद्र के जो गीत हैं वो बड़े ही पॉपुलर और मीनिंगफुल हुआ करते थे। फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र का महत्व अत्यंत विशिष्ट है। वे निर्माता होते हुए भी साहित्यिक बने रहे, साहित्य प्रेमी बने रहे। वे फिल्मों की चकाचौंध में रहते हुए भी या फिल्म इंडस्ट्रीज की चकाचौंध में रहते हुए भी कभी इसके झांसे में नहीं आए, और वे धन लिप्सा से कहीं दूर यश लिप्सा के लोभी थे। इसीलिए तो जब राज कपूर ने उन्हें फिल्म के असफलताओं से होने वाले खतरों के बारे में आगाह किया तो भी उन पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है। कैसे, स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो आदमी जैसा होता है उसके कार्य में उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व झलक ही जाता है। शैलेंद्र अपने जीवन में बहुत गहरे, उदार, शांत और कवि हृदय वाले व्यक्ति थे, और ठीक ये बातें इस फिल्म में भी झलकती है। साहित्यिक गहराई से कोई समझौता नहीं करते थे। उन्हें यश की भूख थी, एक ऐसा यश जो उसको अमर बना दे। लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, आप कहाँ तक सहमत है, स्पष्ट कीजिए। मैं इस कथन से वास्तव में पूरी तरह से सहमत हूँ। संसार में कवि हृदय लोग ही भावनाओं की अभिव्यक्ति से संतुष्ट होते हैं। वे धन और यश को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। आत्म संतुष्टि ही उनके लिए सबसे मुख्य बात होती है। तीसरी कसम फिल्म में शैलेंद्र ने व्यावसायिक खतरों को देखा, समझा, बावजूद इसके उन्होंने इतना बड़ा रिस्क उठाया क्योंकि वो इस फिल्म में कलात्मकता का पुट देना चाहते थे। वो इस बात को साबित करना चाहते थे कि अगर कोई व्यक्ति साहित्यिक कृति पर भी फिल्म बनाता है बिना उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट किए, बिना ही किसी भावनाओं को अतिरंजित किए, ग्लोरीफाई किए, तो भी वो फिल्म हिट होगी।
और इसीलिए कहा गया है कि तीसरी कसम फिल्म को कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पाठ के सभी बिंदुओं पर विचार किया। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।